वेलकम टू ambitiouspower.com। आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पैसेज एंड इन्फरेंसेस। अगर हम बात करें तो ये एनालिटिकल सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चंस आपको IBPS, SBI, RBI के एग्जामिनेशंस में नजर आ जाते हैं। तो आइए चलिए जरा इसे डिस्कस करते हैं और देखते हैं यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा और उसके बाद उसके नीचे कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे। हमें यह बताना होता है उन पॉइंट्स को पढ़ के कि एज पर द पैसेज जो गिवन पॉइंट्स हैं वो किस हद तक पैसेज के अकॉर्डिंग सही हैं या गलत हैं। जैसा कि देखते हैं इस क्वेश्चन में जो डायरेक्शन हमें दिया जा रहा है वो यही दिया जा रहा है कि बिलो इज गिवन सम पैसेजेस, ईच पैसेज इज फॉलोड बाय सेवरल पॉसिबल इन्फरेंसेस व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट्स स्टेटेड इन द पैसेज। तो पैसेज में कही गई जो बातें हैं उसके बेसिस पर कुछ इन्फरेंसेस निकाली गई हैं। यू हैव टू एग्जामिन ईच इन्फरेंस सेपरेटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव पैसेज एंड डिसाइड अपॉन इट्स डिग्री ऑफ ट्रुथ। यानी ये किस हद तक सही है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो आइए चलिए जरा इसके ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। जो पहला ऑप्शन हमें दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है, इफ द इन्फरेंस इज डेफिनेटली ट्रू that it properly follows from the statement of the facts given। यानी जो भी हमें फैक्ट्स दिए जाएंगे पैसेजेस में उसके बेसिस पर जो पॉइंट हमें गिवन है वो 100% क्या नजर आ रहा है, ट्रू नजर आ रहा है। ठीक है, तो जो भी हमारे फैक्ट पर डायरेक्टली बेस्ड इन्फरेंसेस होंगे उन्हें हम लोग आंसर करते हैं डेफिनेटली ट्रू। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए डेफिनेटली ट्रू। चलिए बढ़ते हैं जरा सेकेंड ऑप्शन की ओर। सेकेंड ऑप्शन है, इफ द इन्फरेंस इज प्रोबेबली ट्रू दो नॉट डेफिनेटली ट्रू इन द लाइट ऑफ द गिवन फैक्ट्स। यानी जो फैक्ट्स हमें गिवन है हम उससे डायरेक्टली कंक्लूड तो नहीं कर पा रहे हैं कि यह बात सही है, लेकिन जो पैसेज का हिंट है वो हिंट हमारे इस पॉइंट की ओर अगर होगा तो इसे हम कह सकते हैं ये कुछ हद तक सही है। यानी प्रोबेबली ट्रू, यानी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन ट्रू होने के चांसेस है इसके। पहले वाले में क्या है, कंफर्म है ये बात ट्रू है। यानी अगर पैसेज में ऐसा फैक्ट दिया गया है जो इस पॉइंट में जिसका जिक्र हो तो उसे हम मानेंगे डेफिनेटली ट्रू। लेकिन अगर पैसेज में डायरेक्टली मेंशन तो नहीं है लेकिन ओवरऑल जो हमें कंक्लूजन्स नजर आ रहे हैं वो हमें अगर नजर आ रहे हो तो हम इसे कहेंगे इट इज प्रोबेबली ट्रू। ठीक है, थर्ड देखिए, if the data are inadequate from the facts given you can say whether the inference is likely to be true or false। यानी data are inadequate, हम कह सकते हैं data inadequate। यानी पैसेज में कही गई बात से इस पॉइंट को लेकर कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि यह बात सही है या गलत है। यानी इसके सही होने के भी चांसेस हो सकते हैं और गलत होने के भी चांसेस हो सकते हैं, हम कंफर्मेशन कुछ भी नहीं दे पा रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में हम आंसर करते हैं डेटा इनएडिक्वेट। चलिए अब चौथे पॉइंट को देखते हैं। चौथा ऑप्शन हमारे पास है, इफ द इन्फरेंसेस इज प्रोबेबली फॉल्स दो नॉट डेफिनेटली फॉल्स इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स गिवन। यानी पैसेज में जो कही गई बात है उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते ये बात गलत है, यानी वो फैक्ट डायरेक्टली नहीं मेंशन होगा, लेकिन अगर सेंस उसका नजर आ रहा हो कि नहीं ये बात कुछ हद तक गलत है, पैसेज में कुछ और कहा गया है और ये पॉइंट कुछ और कह रहा है, तो वैसी कंडीशन में हम आंसर करते हैं इट इज प्रोबेबली फॉल्स। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, इफ द इन्फरेंस इज डेफिनेटली फॉल्स इट मींस इट कैन नॉट बी पॉसिबल or it cannot possibly be drawn from the facts given or it contradicts the given facts। कहने का मतलब जो पैसेज में हमें फैक्ट्स मेंशन्ड है या मान लीजिए कोई डेटा मेंशन्ड है और उस डेटा के ठीक उल्टा कुछ बात कहा जा रहा है या उस डेटा से बिल्कुल अलग कोई बात कही जा रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो जो फैक्ट्स हमें पैसेज में दिया गया और यहां जो पॉइंट में कही गई बात है वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करते, और जहां मैच नहीं करते वहां हम आंसर करते हैं डेफिनेटली फॉल्स।
तो ये बेसिकली 5 ऑप्शंस है फिलहाल इस तरह के इन्फरेंसेस को डिस्कस करने के लिए। तो आइए चलिए जरा पैसेज की ओर बढ़ते हैं, पैसेज पढ़ते हैं और समझते हैं। सो द ज्वेलर नेक्स्ट डोर may have reasons to worry, thanks to the organized retail and branded goods hitting the right chord from Indian consumers. The recent changes in lifestyle goods industry and the diamond industry threaten to impact the family jeweler segment, which currently controls 97% of India's fragmented jewelry market. A study suggests that as India's jewelry market matures, it is expected to get more organized and the share of family jeweler is expected to come down. The family jeweler segment is the largest segment of the market and hence most likely to get impacted by these changes. Family jewelers will have to bring new practices and range of designs and customizations of jewelry would differentiate the players. Currently, organized retailers are enlarging their pie, but the traditional players are not feeling the impact yet. तो देखिए ये बेसिकली आपको दिया जा रहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में एक पैसेज हमें गिवन है। अब इस ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में क्या बताया जा रहा है हम इसकी बात करते हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो इंट्रोडक्शन हुआ है ब्रांडेड कंपनीज का, इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल हमारे फैमिली ज्वेलर्स हुआ करते थे, यानी स्मॉल टाइम फैमिली ज्वेलर्स जिसे आप बोल सकते हैं, जो छोटे छोटे सोने की दुकानें होती थी, उनके बिजनेस पर क्या असर पड़ रहा है, उनको किस तरीके से ब्रांडेड कंपनीज जो है वो कंपटीशन दे रही हैं, उसको लेकर यहां बात हो रही है। देखिए अब क्या बताया गया है कि एट प्रेजेंट जो है ये जो फैमिली ज्वेलर्स हैं वो अभी भी मार्केट का 97% कंट्रोल करते हैं। तो इस पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री का 97%, फ्रैगमेंटेड ज्वेलरी इंडस्ट्री का 97% जो है वो मार्केट शेयर ये फैमिली ज्वेलर्स का है। यानी अभी जो रिमेनिंग 3% है ये ब्रांडेड कंपनी का है। लेकिन ब्रांडेड कंपनी के आने की वजह से अब जो है कस्टमर्स को जो चॉइसेस हैं, वैरायटीज हैं, डिजाइन्स हैं, वो काफी ज्यादा यहां मिल जा रहे हैं ब्रांडेड कंपनी से। आप रियल लाइफ में भी इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि आज से 15-20 साल पहले जब हमें कोई भी ज्वेलरी खरीदनी होती थी तो हमारा एक पर्टिकुलर शॉप फिक्स होता था, ठीक है। हम उसी शॉप से जाकर ज्वेलरी खरीदते थे, ये मानते थे कि भैया उस शॉप में मिलने वाली जो ज्वेलरी है वो जेन्युइन है, और हम वहीं से जो अवेलेबल डिजाइन्स होते थे उसी में से एक सेलेक्ट करते थे। तो जाहिर सी बात है जो स्मॉल टाइम ज्वेलर्स होते हैं उनके पास जो डिजाइन्स होते थे वो बड़े बड़े लिमिटेड होते थे, ठीक है। वो 10-15 डिजाइन्स हैं, उसी में से आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन ब्रांडेड कंपनी के आने की वजह से क्या हुआ है कि डिजाइन्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, लोगों के पास चॉइसेस ज्यादा हो गए हैं, और लोगों को अब ये लगने लगा है कि ये ब्रांडेड कंपनी में भी जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है। तो जैसे ही ये इनको लगने लगा लोगों को, तो लोगों का अब माइंडसेट जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और वो फैमिली ज्वेलर्स से शिफ्ट कर रहे हैं ब्रांडेड कंपनीज की ओर, ठीक है। तो अब आपको इसके आगे ये बताया गया कि जो फैमिली ज्वेलर्स हैं उनको एक अच्छा कंपटीशन मिल रहा है ब्रांडेड कंपनीज की ओर से। तो ये बताया जा रहा है कि फैमिली ज्वेलर्स को ब्रांडेड कंपनीज के साथ कंपीट करने के लिए कुछ नए रेंज ऑफ डिजाइन्स लाने होंगी, वैरायटीज लानी होगी, कस्टमाइजेशंस करने होंगे, कस्टमर के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस, तो वो सारी चीजें करनी होंगी, तब जाकर ये कहीं कंपटीशन में आएंगी, ठीक है। लेकिन ये भी बोला गया है कि जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर हैं दे आर एनलार्जिंग देयर पाई, यानी इसका मतलब इनका परसेंटेज धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी 3% है, लेकिन ये करंटली 3% है, लेकिन ये जो अपना पाई है वो क्या कर रहे हैं, एनलार्ज कर रहे हैं। चूंकि स्मॉल परसेंटेज है अभी इनका, तो फैमिली ज्वेलर्स को इसका बहुत ज्यादा असर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ये बताया जा रहा है कि इसकी वजह से काफी असर हो जाएगा अगर हम बात करें ब्रांडेड कंपनीज के द्वारा। तो ये था पूरा का पूरा पैसेज,
अब जरा बात करते हैं इनके पॉइंट्स की कि हमें क्या क्या पॉइंट्स गिवन है और उसको पढ़कर ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये बात किस हद तक सही नजर आ रही है या गलत नजर आ रही है। जैसे पहला देखिए, शेयर ऑफ बिजनेस ऑफ स्मॉल टाइम ज्वेलर्स विल रिड्यूस सब्सटैंशियली इन द नियर फ्यूचर। आने वाले दिनों में जो स्मॉल टाइम ज्वेलर्स हैं, फैमिली ज्वेलर्स हैं, इनका बिजनेस बहुत तेज गति से घटने वाला है। अब देखिए एक बात ध्यान से रखिए, यहां हमें पैसेज में तो यह बोला जा रहा है कि जो हिंट मिल रहा है वो पैसेज में तो यही हिंट मिल रहा है कि इनका बिजनेस घटेगा। क्यों? क्योंकि ब्रांडेड कंपनीज का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है पाई। यही बोला गया ना, द ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स आर एनलार्जिंग देयर पाई। तो वो एनलार्ज तो कर रहे हैं, लेकिन अब ये अगर एनलार्ज करेंगे तो जाहिर सी बात है फैमिली ज्वेलर्स का बिजनेस घटेगा। बिजनेस तो घटेगा लेकिन सब्सटैंशियली घटेगा। सब्सटैंशियली मतलब वेरी ह्यूज अमाउंट और बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा। तो ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि बहुत ज्यादा घटेगा, लेकिन घटेगा जरूर। तो यानी घटेगा लेकिन ज्यादा घटेगा ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। इस वजह से इसे हम डेफिनेटली ट्रू तो नहीं कह सकते, हम इसे कहते हैं क्या, इट इज प्रोबेबली ट्रू, हम ये कहेंगे। क्योंकि अभी तो आप सजेशंस दे रहे हैं और इनिशियल फेज की बात कर रहे हैं, तो इनका बिजनेस पे असर पड़ेगा, घटेगा, लेकिन सब्सटैंशियली इनका बिजनेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ये हम नहीं कह सकते। दैट्स वाई हम इसे कंफर्म ट्रू तो नहीं यानी डेफिनेटली ट्रू तो नहीं कह सकते, बट यस हम इसे प्रोबेबली ट्रू कह सकते हैं। आइए चलिए जरा नेक्स्ट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, फैमिली ज्वेलर्स हैव नेवर कस्टमाइज देयर डिजाइन्स इन द पास्ट। पास्ट में उन्होंने कभी अपने डिजाइन को कस्टमाइज नहीं किया है। अब देखो पैसेज में तो यह कहा गया है कि जो फैमिली ज्वेलर्स है उनको कंपटीशन में बने रहने के लिए 3 चीजों पर वर्क करना होगा। पहला, वैरायटी होनी चाहिए, दूसरा रेंज ऑफ डिजाइन्स होने चाहिए, और तीसरा कस्टमाइजेशन करना होगा। अब उन्हें करना होगा, यानी आज से पहले वो कस्टमाइजेशन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इसके हिंट हमारे पैसेज में कहीं भी मेंशन नहीं है कि पहले उन्होंने कस्टमाइजेशन किया या नहीं किया। अब उन्हें करना होगा ये बोला जा रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं समझाने के लिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको अपकमिंग एसबीआई पीओ एग्जाम क्लियर करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, इसका यह मतलब नहीं है कि आप पहले कड़ी मेहनत कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इसके बारे में कहीं भी कोई हिंट नहीं है। अब आपको करनी है यह बोला जा रहा है। हो सकता है आप इससे पहले भी कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, और यह भी हो सकता है कि आप इससे पहले कड़ी मेहनत नहीं कर रहे होंगे। तो पास्ट के बारे में यहां पर कस्टमाइजेशन फैमिली ज्वेलर्स ने किया है या नहीं किया है, यह कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। तो अगर हमें बात की जाए सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन का हम आंसर ट्रू फॉल्स में नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बारे में डेटा हमें गिवन ही नहीं है पैसेज में। तो इन दैट केस हमारा आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट, यानी ट्रू होने के भी चांसेस उतने ही हैं जितने फॉल्स होने के चांसेस हैं, नो कंफर्मेशन। तो ऐसे केस में हम आंसर करते हैं डेटा इनएडिक्वेट। चलिए थर्ड पॉइंट को देखते हैं और इससे चेक करते हैं कि ये किस हद तक सही है पैसेज के अकॉर्डिंग या गलत है। देखिए, बिग रिटेल कंपनीज हैव द कैपेबिलिटी टू ब्रिंग इन मोर कंपटीशन इन द ज्वेलरी मार्केट। यानी जो बड़ी रिटेल कंपनी है उनके पास कैपेबिलिटी है क्या लाने के लिए, कंपटीशन बढ़ाने के लिए। जाहिर सी बात है, ये बात तो आपके पैसेज से कंक्लूड की जा सकती है। जैसे ही आपको यह मिला कि ब्रांडेड कंपनीज जो है अपना पाई बढ़ा रही हैं, और ये सारा का सारा पैसेज उधर ही हिंट कर रहा है कि ब्रांडेड कंपनीज जो हैं वो कंपटीशन में आ रही हैं, और इसकी वजह से फैमिली ज्वेलर्स को कुछ काम सजेशन दिए गए हैं। इसका मतलब है कि ब्रांडेड कंपनीज कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये बात जो कही गई है, ये पॉइंट, ये हमारे पैसेज से डायरेक्टली कंक्लूड किया जा सकता है। इट कैन बी इन्फर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज, दैट्स व्हाई इट इज डेफिनेटली ट्रू। तो ये क्या है, इट इज डेफिनेटली ट्रू, ये ट्रू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, फैमिली ज्वेलर्स एट प्रेजेंट कंट्रोल अबाउट 2/3 शेयर ऑफ द एंटायर ज्वेलरी मार्केट। फैमिली ज्वेलर जो है वो पूरी की पूरी ज्वेलरी मार्केट का 2/3 शेयर अभी उनके पास है, लेकिन एज पर द डेटा प्रोवाइडेड इन द पैसेज
फैमिली ज्वेलर्स के पास करेंटली वो कंट्रोल कर रहे हैं 97% ऑफ द मार्केट। 2/3 जो होता है, 2/3 ऑफ द मार्केट, इन परसेंटेज अगर हम बात करें तो इट इज 66.66%। एज पर द पॉइंट वो बोले 2/3 ऑफ द ज्वेलरी मार्केट वो होते हैं 66.66%। बट पैसेज ने बताया है कि फैमिली ज्वेलर्स अभी भी 97% कंट्रोल कर रहे हैं। चूंकि देखिए ये दोनों डेटा बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, यहां बात 97% की हो रही है और ये पॉइंट कह रहा है 66%। चूंकि ये डेटा बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, यानी ये पॉइंट एज पर द पैसेज दिस पॉइंट इज डेफिनेटली फॉल्स। ये बिल्कुल भी हमारे पैसेज के डेटा से मैच नहीं कर रहा, दोनों वैल्यूज बिल्कुल अलग अलग है। तो हम इसे क्या मानेंगे? डेफिनेटली फॉल्स मानेंगे। चलिए इसी तरह पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट हमें क्या गिवन है? देयर इज अ परसेप्टेबल चेंज इन द चॉइसेस ऑफ द कस्टमर्स इन रीसेंट टाइम्स विथ रिगार्ड टू लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। तो बोला जा रहा है कि लोगों के दिमाग में अब चेंजेस आ रहा है लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स लाइक ज्वेलरी एंड ऑल के खरीदने में। तो जाहिर सी बात है ब्रांडेड कंपनी का कंपटीशन में आना और पुराने जो स्मॉल टाइम फैमिली ज्वेलर्स थे उनके साथ कॉम्पीट तभी कर पा रहे हैं जब कहीं ना कहीं कस्टमर जो हैं वो इंक्लाइंड हो रहे हैं ब्रांडेड कंपनीज की ओर। तभी तो बोला जा रहा है आने वाले दिनों में इनका पाई बढ़ेगा, यानी कस्टमर का शिफ्ट हो रहा है, कस्टमर के चॉइसेस का शिफ्ट हो रहा है फैमिली ज्वेलर्स से ब्रांडेड कंपनी की ओर। तो ये बात जो है ये हमारे पैसेज में मेंशन्ड है, इसका मतलब ये बात डेफिनेटली ट्रू है, यानी हमारा आंसर जो होगा वो इसके लिए होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो देखिए इस तरीके से हमें यहां काम करना है, हमें पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, पैसेज ने क्या फैक्ट्स एंड डेटा प्रोवाइड किए हैं वो ध्यान रखना है और उसके बाद पॉइंट्स को देखना है कि ये पॉइंट्स किस हद तक सही हैं या किस हद तक गलत है। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं जरा सेकंड पैसेज की ओर। सेकंड पैसेज को भी देखते हैं। पैसेज नंबर 2 क्या है हमारे पास, ये भी देख लेते हैं। अगेन हमारे पास यही 5 ऑप्शंस होंगे जिनमें हमें आंसर करना है। ओके तो पैसेज में पढ़ रहा हूं, जरा समझते चलते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। बोला गया द इमीडिएट चैलेंज इज ऑन द फूड फ्रंट। शॉर्टफॉल्स इन द प्रोडक्शन have been allowed to affect supplies and hence prices. The government is planning to focus on investment in irrigation and even revival of agricultural extension system. तो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सिस्टम को रिवाइव करने के बारे में गवर्नमेंट प्लान कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। What is probably needed is a fresh dose of green revolution strategy. It appears that the green revolution instruments to encourage farmers to invest are no longer effective. The green revolution strategy was based on the state taking out the risk of collapse in prices. Farmers were offered remunerative prices and a guaranteed procurement of their produce in case the open market could not absorb it. Farmers could then borrow from banks, acquire the green revolution technology and produce as much as they could. The pressure on the food subsidy was manageable as long as there was a food shortage. Prices in the open market then tended to be above the procurement prices, but with the food surpluses, the situation has changed. The situation was unsustainable not merely because of the magnitude of the subsidy, it was also inefficient. It meant farmers were being led to produce crops based just on the prices government fixed and not in relation to any real demand. In these circumstances, the government was reluctant to keep increasing procurement prices at the pace that used to be the norm
इन अर्लियर ईयर्स। तो देखिए ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रैटेजी में के जो नेगेटिव पॉइंट्स हुए उनमें किस तरीके से चेंज करना है उसके बारे में ये पूरी जो है ये पैसेज बता रहा है। तो देखिए इनिशियली जो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रैटेजी था वो क्या था उसको पहले समझते हैं। देखिए पहले क्या होता था कि फार्मर का प्रोड्यूस बहुत कम होता था, तो प्रोडक्शन कम होता था। अब प्रोडक्शन कम होने से वो जब अपना प्रोड्यूस को ओपन मार्केट में बेचता था तो प्राइसेस तो ठीक ठाक मिल जाते थे, लेकिन इनका प्रोडक्शन इतना कम होता था फार्मर का कि इसकी वजह से फार्मर को बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो पाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ इक्विपमेंट्स और कुछ चीजों की मदद से गवर्नमेंट ने फार्मर्स का हेल्प किया, और फार्मर्स के हेल्प करने की वजह से फार्मर का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। अब फार्मर का प्रोडक्शन बढ़ने से फिर क्या इश्यूज आए, फार्मर के प्रोडक्शन को बढ़ने से फिर ये इश्यू आया कि ये अपना सामान ओपन मार्केट में बेचने गए। अब जाहिर सी बात है प्रोडक्शन इनका बढ़ गया है, यानी ओपन मार्केट में सप्लाई बढ़ गई। ओपन मार्केट में सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ, ओपन मार्केट एक लिमिटेड अमाउंट ही खरीदता है, जितने वो मार्केट में डिमांड होगी, मार्केट की डिमांड होगी उतना खरीदता था। अब फार्मर के पास एक अगेन नया चैलेंज आ गया कि प्रोडक्शन तो बढ़ गया लेकिन ये सारा नहीं बिक रहा था ओपन मार्केट में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने फार्मर को सपोर्ट करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है उस स्ट्रैटेजी को के तहत गवर्नमेंट ने क्या किया कि फार्मर को बोला कि आपका जो भी सामान बिक रहा है ओपन मार्केट में आप बेच दो। बेचने के बाद उसके बाद एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो बचा हुआ सामान होगा वो हम खरीद लेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये सिस्टम चलता था कि फार्मर ओपन मार्केट में सामान बेचता था और ओपन मार्केट में जितना बिका उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो गवर्नमेंट का एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स हो जाता था और इस प्राइस पर गवर्नमेंट को वो बेच देता था। लेकिन ये समझिएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रैटेजी का जो यहां फ्लॉ दिया है वो फ्लॉ क्या दिया गया है कि पहले तो ओपन मार्केट का प्राइस ज्यादा था और गवर्नमेंट का एमएसपी कम था, तो फार्मर सबसे पहले ओपन मार्केट में बेचता था क्योंकि यहां ज्यादा पैसे मिलते थे, और जो बचा जो नहीं यहां बिका वो सामान जाके गवर्नमेंट को बेचता था। लेकिन गवर्नमेंट का ये जो एमएसपी का रेट था वो कॉन्स्टेंटली उन्होंने एक पर्टिकुलर वे से इंक्रीज करने का सोचा। लेकिन ओपन मार्केट में तो बेसिक इकोनॉमिक्स लगती है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, कि अब अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो तो प्राइसेस हाई होते हैं, लेकिन चूंकि यहां फार्मर का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया यानी सप्लाई बढ़ गया। अब जैसे ही सप्लाई बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है डिमांड कम होंगे, डिमांड कम होने से प्राइसेस क्या होंगे, फॉल होंगे। तो क्या हो गया कि अब ओपन मार्केट के प्राइसेस फॉल कर गए, चूंकि सप्लाई काफी ज्यादा थी, ओपन मार्केट के प्राइस फॉल कर गए और ये जो एमएसपी था ना ये एमएसपी बढ़ गया, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड रेट से बढ़ रहा था। ठीक है, गवर्नमेंट ने तो इसे एक स्टैंडर्ड रेट से बढ़ा रहे थे और ये तो डिपेंड करता है मार्केट में डिमांड और सप्लाई पर। तो ओपन मार्केट का प्राइस कम हो गया और गवर्नमेंट के प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए। अब फार्मर जो है, फार्मर को ओपन मार्केट में जाहिर सी बात है नुकसान होगा, तो फार्मर जो है वो अपना प्रोड्यूस डायरेक्ट गवर्नमेंट को बेचने लगा। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि मार्केट से ज्यादा प्राइस में इस प्रोड्यूस को खरीद रही थी, मार्केट से ज्यादा प्राइस, यानी गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था और इस नुकसान को गवर्नमेंट बोलती है सब्सिडी। ठीक है, तो सब्सिडी दे रहे थे ये। तो हुआ यही कि अब फार्मर जो है वो ओपन मार्केट में ना जाकर अपने सारे प्रोड्यूस ले जाकर के गवर्नमेंट को बेच देते थे, यहां ज्यादा पैसा मिलता था और गारंटीड है कि सारी फसल यहां बिक जाएगी, तो फार्मर को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती थी, वो सारा प्रोड्यूस ले जाकर के यहां बेच देता था। लेकिन इससे गवर्नमेंट पर क्या हो रहा है, बोझ बढ़ रहा है, सब्सिडी देना पड़ रहा है क्योंकि वो मार्केट प्राइस से ज्यादा रेट में खरीद रही थी। तो ये जो प्रॉब्लम गवर्नमेंट फेस कर रही थी, इसी पर यह पूरा पैसेज दिया गया कि अब हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है और उस पर यह सारी बातें यहां पर कही जा रही है। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान में रखिएगा कि यहां पर अब जो फार्मर्स का प्रोड्यूस है उसको मार्केट में क्या डिमांड है इससे कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को बेच रहा है, इसलिए उसे मार्केट डिमांड से कोई मतलब नहीं है। तो अब
ये सिचुएशन हो गया है और इसी पर ये पूरा का पूरा पैसेज आपको गिवन है। आइए चलिए जरा इसके पॉइंट्स देखते हैं कि इसके पॉइंट्स किस हद तक सही हैं या किस हद तक गलत है। अब देखिए यहां पर ये क्या बोला जा रहा है, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक क्रूशियल चेंजेस इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रैटेजीज। ध्यान से पढ़िएगा, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक क्रूशियल चेंजेस इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रैटेजी। अब देखिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें यह सजेशन दिया गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाने की। गवर्नमेंट ये काम कर रही है। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एंड इवन रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सिस्टम। ठीक है, तो अब व्हाट इज प्रोबेबली नीडेड, रिक्वायर्ड क्या है, इज अ फ्रेश डोज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रैटेजी। इसकी जरूरत है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ये काम कर रही है या नहीं कर रही है, इस पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी कि ये पैसेज जो है वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा लिखी गई है जो एक सजेशन दे रहा है कि चेंजेस किस तरीके से होना चाहिए ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रैटेजी में। अब अगेन जाहिर सी बात है ये पैसेज किसी इंडिविजुअल में लिखी है, गवर्नमेंट की ओर से ये सारी चीजें नहीं आई हैं, और गवर्नमेंट की ओर से नहीं आई है तो ये एक सजेशन है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रैटेजीज में चेंज करने की जरूरत है। ये कहा गया है, गवर्नमेंट चेंज कर रही है या नहीं कर रही है, इन दोनों में से कोई भी बात यहां मेंशन नहीं है। तो चूंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड ये बात मेंशन नहीं है कि उन्होंने कोई चेंजेस किया है या नहीं किया है, यानी इस बात को लेकर, इस पॉइंट को लेकर हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। और जहां कंफर्मेशन नहीं होती ना, वहां हम आंसर करते हैं दैट द डेटा इज इनएडिक्वेट। डेटा इज इनएडिक्वेट, ठीक है। तो गवर्नमेंट को यह सजेशन दिया जा रहा है कि यह करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि इस बारे में पैसेज में डायरेक्ट कुछ भी मेंशन नहीं है। गवर्नमेंट क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है ये मेंशन है, लेकिन गवर्नमेंट उसमें कुछ चेंजेस कर रही है या नहीं कर रही है ये मेंशन हमारी पैसेज में बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से हम इसे सही नहीं मान सकते और ना ही गलत मान सकते हैं। तो इन दैट केस हम आंसर करेंगे डेटा इनएडिक्वेट, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके बारे में पैसेज में कहीं भी कोई हिंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द गवर्नमेंट इज नो लॉन्गर इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड सब्सिडी टू फार्मर्स। गवर्नमेंट अब इस स्थिति में नहीं है कि फार्मर को क्या दिया जाए, सब्सिडी दिया जाए। देखिए एक पॉइंट यहां इस पर मेंशन्ड है, अगर आप पैसेज को पढ़ लें तो आपको भी समझ में आएगा। देखिए, द सिचुएशन वॉज अनसस्टेनेबल नॉट मियरली बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सब्सिडी, यानी कि अनसस्टेनेबल है सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सिडी की वजह से नहीं, इट इज ऑल्सो इनएफिशिएंट। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सिडी ये एक प्रॉब्लम है अभी गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ये प्रॉब्लम तो है, अब ये बेयरेबल है या नहीं है इसके बारे में हमें मेंशन तो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम तो, बड़ी प्रॉब्लम तो है। तो अब गवर्नमेंट इस पोजीशन पर नहीं है सब्सिडी देने की, ये कंफर्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हां सब्सिडी का बोझ गवर्नमेंट पर जरूर पड़ रहा है, ये कह सकते हैं। तो सब्सिडी का बोझ पड़ रहा है और गवर्नमेंट इस पोजीशन पर अभी कंफर्म है या नहीं है ये नहीं कह सकते, इसलिए इसे हम डेफिनेटली ट्रू नहीं कर सकते। डेफिनेटली ट्रू क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पर बोझ तो बन रहा है ये सब्सिडी के मैग्नीट्यूड का, लेकिन गवर्नमेंट इस पोजीशन पर है या नहीं है ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है सब्सिडी देने की, लेकिन बोझ है, और बोझ होने की वजह से हम इसे डेफिनेटली ट्रू नहीं कह सकते, लेकिन इसे प्रोबेबली ट्रू कह सकते हैं, इसे प्रोबेबली ट्रू कह सकते हैं। कुछ हद तक तो यह बात सही है, डेफिनेट नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा कुछ पैसेज में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। बस ये बताया गया सब्सिडी का बोझ गवर्नमेंट पर बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट जो है उस सब्सिडी को झेल पाएगी या नहीं पाएगी इसके बारे में कंफर्म पता नहीं है। दैट्स वाई यहां आंसर करेंगे क्या, इट इज प्रोबेबली ट्रू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास। ओके, अगला पॉइंट है as the open market prices are lower, all the burden of procurement of crops is on the government। तो ओपन मार्केट का प्राइस कम है जिसकी वजह से सारा क्रॉप को प्रोक्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की है। तो देखिए ये तो मेंशन्ड है हमारे पास, इसको लेकर तो हमें ये लाइन मेंशन्ड है
ठीक है। द प्राइसेस ऑफ इन द ओपन मार्केट देन टेंडेड टू बी अबव द प्रोक्योरमेंट प्राइस, बट विद द फूड सरप्लसेस द सिचुएशन हैज चेंज्ड, ठीक है। और ये भी बोला गया, इट मीन्स फार्मर वेर बीइंग लेट टू प्रोड्यूस क्रॉप्स बेस्ड ऑन जस्ट द प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स एंड नॉट इन रिलेशन टू एनी रियल डिमांड, ठीक है। तो ये यहां पे चूंकि मेंशन्ड है कि गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो बढ़ गया है और ओपन मार्केट का प्राइस क्या है, घट गया है। तो चूंकि ये बिल्कुल हमारे पैसेज में डायरेक्टली ये मेंशन्ड है, इसका मतलब ये है कि ये बात डेफिनेटली सही मानी जाएगी, यानी यहां हम आंसर करेंगे इट इज डेफिनेटली ट्रू। ये कैसा है, डेफिनेटली ट्रू है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, डिमांड इज मच हायर देन द क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर, ठीक है। डिमांड ज्यादा है किससे, प्रोडक्शन से। तो डिमांड हाई है किससे हाई है, प्रोडक्शन से हाई है। क्या ऐसा हमारे पैसेज में कहा गया, नहीं, हमारे पैसेज में तो इससे ठीक उल्टा कहा जा रहा है। क्या, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, यानी प्रोडक्शन ज्यादा है और डिमांड कम है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट के प्राइस कम हो गए। तो बात तो ये ठीक ऑपोजिट हो गई, जो पॉइंट में कही गई बात है वो एज पर पैसेज तो ठीक उल्टा हो गया। यहां तो बोला जा रहा है डिमांड ज्यादा है, अगर डिमांड ज्यादा होगा तो इससे कंटिन्यू कर सकते हैं, ये प्रोडक्शन से फायदा ही होगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ाइए, डिमांड को मीट कीजिए। लेकिन यहां तो बात ठीक उल्टी कही गई है, ऑपोजिट कही गई है, इस वजह से इसका आंसर हम करेंगे इट इज डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। ये हमारे स्टेटमेंट के ठीक ऑपोजिट है। ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट, द फार्मर्स टेंड टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स एज पर देयर कन्वीनियंस एंड नॉट कॉन्सोनेंट विद द डिमांड। तो फार्मर्स जो है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। देखिए यही कहा भी गया है, इट मीन्स फार्मर वेयर बीइंग लेट टू प्रोड्यूस क्रॉप्स बेस्ड जस्ट ऑन द प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स्ड। गवर्नमेंट के प्राइस के अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड नॉट इन अ रिलेशन टू एनी रियल डिमांड। डिमांड से इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा पॉइंट जाहिर सी बात है यही कह रहा है, और अगर हमारा पॉइंट ये कह रहा है तो इसका आंसर होगा इट इज डेफिनेटली ट्रू। ये बात क्या है, डेफिनेटली ट्रू है, 100% सही है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे अभी हमने जो डिस्कस किया, ये है स्टेटमेंट एंड इन्फेरेंसेस से क्वेश्चन। आई होप सो आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। हमें पैसेज पढ़ना है, पैसेज को अच्छे से समझना है, क्या क्या पॉइंट्स मेंशन्ड है उसका ध्यान रखना है, और उसके बाद जो नीचे गिवन पॉइंट्स हैं उनको वेरीफाई करना है कि ये पॉइंट्स किस हद तक, ये इन्फेरेंसेस किस हद तक सही है या गलत है। तो आई होप सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। आज का सेशन हम लोग यहीं फिलहाल क्लोज करते हैं। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।